हेलो एवरीवन, मैं मनीष अग्रहरी। जैसा कि हमारा टीडीएस का सीरीज चल रहा है, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194 बी, जो बात करता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम, कार्ड गेम एटसेट्रा। बेसिकली ये इनकम जो होती है कैजुअल नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम होती है, और जो टैक्सेबिलिटी की बात करें तो ये रेसिडेंट साथ ही साथ नॉन रेसिडेंट दोनों के ऊपर अप्लीकेबल होती है। इट मींस अगर जो विनर पर्सन है और उसको इनकम अर्न होती है लॉटरी से या तो गेम से, किसी कार्ड गेम से, तो उस पे जो टैक्सेबिलिटी की बात होगी, टीडीएस डिडक्ट करने की बात होगी, वो 30% के रेट से होगी अगर उसकी जो विनिंग प्राइस है उसकी वैल्यू 10,000 से एक्सीड करती है। और ये सेक्शन रेसिडेंट के साथ साथ नॉन रेसिडेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, और जहां टीडीएस डिडक्ट करने की बात करें तो ये एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्ट की जाती है। साथ ही साथ इस सेक्शन में मैं बताऊंगा जो विनर पर्सन है वो जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो उसको चैप्टर 6 की डिडक्शंस नहीं दी जाती है। इट मींस 80C से 80U की सारी डिडक्शंस डिसअलाउड है इसके केस में, और जो स्लैब रेट है वो भी अप्लीकेबल नहीं होगा, और 30% के फ्लैट रेट से इसे टैक्स सबमिट करनी होगी, और 4% हेल्थ एजुकेशन से, और अगर इसकी इनकम 50 लाख और 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो इस पे सरचार्ज भी अप्लीकेबल होगा, जैसा कि रूल्स में दिए सेक्शंस में दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मॉनेटरी टर्म्स में हो सकती है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हो सकती है। अगर विनर पर्सन है उसको मॉनेटरी मिलती है तो कैसे टीडीएस को डिडक्ट करना है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टीडीएस डिडक्ट करने की। अगर यही नॉन मॉनेटरी में प्राइस है तो फिर कैसे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस तरीके से डिडक्ट की जाएगी, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर जैसे कि लॉटरी, कार्ड गेम, अदर गेम की बात करें तो कौन बनेगा करोड़पति, या डांस इंडिया डांस इस समय फेवरेट है प्रोग्राम टीवी में। तो इसमें अगर जो विनर पर्सन है, अगर लेट सपोज 1 लाख का वो प्राइज अर्न करता है, प्राइज 1 लाख की जीतता है, तो जो ऑर्गेनाइजर है जिसने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको 1 लाख की प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उस पर 30% टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करे। तो अगर देखें, अगर कैश प्राइस है तो टीडीएस डिडक्ट करना काफी आसान है कि 1 लाख में से 30,000 रुपीज वो टीडीएस के नाम पे डिडक्ट करेगा और 70,000 रुपए उसे पे कर दिया जाएगा। अब आपके माइंड में आता होगा कि टीवी प्रोग्राम्स में जो कैमरे में दिखाए जाते हैं वो 1 लाख का अगर विन करता है तो 1 लाख का चेक उन्हें दिया जाता है, तो वहां पे तो टीडीएस डिडक्ट नहीं की जाती। तो वो बेसिकली केवल कैमरे पे ही होती है, बाद में उससे टीडीएस कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो सेक्शन 194B है जो लॉ कहता है वो यही कहता है कि जो रिलीजिंग पर्सन है वो इंश्योर करेगा बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस कि टीडीएस अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दी गई या नहीं। तो अगर बेसिकली देखें, ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब विनिंग प्राइस 10,000 से एक्सीड करे। अगर वो अप टू 10,000 है तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। दूसरी, अगर ये नॉन मॉनेटरी का केस है, फॉर एग्जांपल वो प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जो प्राइस है जो जीता गया है वो कार है, तो उसमें से कैसे टीडीएस डिडक्ट किया जाए, वो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सेक्शन 194B जो कहता है द पर्सन रिस्पॉन्सिबल for paying to any person any income by way of winning from लॉटरी से इनकम हो सकती है, क्रॉसवर्ड पजल्स या कार्ड गेम। तो कार्ड गेम में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है आपकी कोई भी इंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो सकती है जो टेलीविजन पे हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकती है, या किसी तरीके की कोई कंपीट है जिसमें लोग प्राइज जीतते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने दिया कौन बनेगा करोड़पति और डांस इंडिया डांस का। तो इसमें कहता है कि कार्ड गेम एंड अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट इन अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज सेल एट द टाइम ऑफ देयर ऑफ डिडक्ट इनकम टैक्स देयर ऑन एट द रेट इन फोर्स 30%। और जो रेट दी गई वो सेक्शन 115BB में दी गई। इसमें 30% के साथ साथ 4% हेल्थ एजुकेशन सेस, और अगर
इस विनर जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा और इसकी टोटल इनकम 50 लाख या 1 करोड़ जैसा भी एसएससी है, अगर वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर सरचार्ज भी अप्लीकेबल होगी। क्योंकि ये सेक्शन जो अप्लीकेबल करता है वो कहता है एनी पर्सन, तो एनी पर्सन की अगर हम बात करें तो एनी पर्सन में सारे कवर होते हैं, चाहे वो कंपनी भी विनर हो सकती है, चाहे फर्म भी हो सकती है, चाहे इंडिविजुअल भी हो सकती है। और यहां तक कि ये सेक्शन जो होता है ये एप्लीकेबल होता है रेसिडेंट के ऊपर और नॉन रेसिडेंट के ऊपर। अगर विनर पर्सन नॉन रेसिडेंट है तो भी जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने वाला या ऑर्गेनाइजर है वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसकी टीडीएस 30% के रेट से डिडक्ट करे। कहता है प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर द विनिंग आर होल्डली इन काइंड, जो मैंने मारुति की बात की, अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, नॉन मॉनेटरी है, काइंड में है, या ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है पार्टली इन कैश, थोड़ा सा कैश में है, एंड पार्टली इन काइंड, बट पार्ट इन कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटी ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ होल ऑफ द विनिंग, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सेल। यहां पे जो अगर हम एग्जांपल हमने लिया था कि कार डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो उसमें कार को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उसकी वैल्यू देखी जाएगी। लेट सपोज इसकी वैल्यू 5 लाख रुपीज है, तो 5 लाख रुपीज पे 30% टैक्स जो बनता है वो 1,50,000 प्लस 4% हेल्थ एजुकेशन से, इसको इंक्लूड करते हुए टीडीएस की अमाउंट जो होती है अब कार से डिडक्ट तो कर नहीं सकते, तो यहां गवर्नमेंट 2 ऑप्शन देती है कि जो विनर है वो चाहे तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करके चालान सबमिट कर दे ऑर्गेनाइजर को, और वो इंश्योर करेगा ऑर्गेनाइजर कि उसको टीडीएस अमाउंट गवर्नमेंट को जमा की गई। वही लॉ कहता है बिफोर रिलीजिंग द विनिंग इंश्योर दैट हैज बीन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग। मींस अगर उसके पास 2 ऑप्शन, या तो वो खुद टैक्स जमा करके चालान सबमिट कर दे, एक प्रूफ सबमिट करे, आगे वो जो भी रिटर्न्स के प्रोसीजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजर करेगा, या दूसरा कंडीशन होता है कि ऑर्गेनाइजर बिना कार को रिलीज किए, बिना प्राइस को रिलीज किए, वो सबसे पहले उस विनर पर्सन से उतने का चेक रिसीव करेगा और उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करेगा टीडीएस के नाम पे सेक्शन 194 में, देन तभी वो कार को रिलीज कर सकता है, अदरवाइज तब तक रिलीज नहीं कर सकता। अब दूसरी बात करते हैं कि जो विनर पर्सन है उसके ऊपर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो कौन सी डिडक्शन ले सकता है, उसको टैक्स कैसे कितने रेट पे देनी है। तो जैसा कि आपको पता है इंडिविजुअल के केस में स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है, लेकिन अगर आपकी इनकम सेक्शन 194 विनिंग फ्रॉम लॉटरी या सेक्शन 194 डबल बी हॉर्स रेसेस या कोई भी ऐसे स्पेशल इनकम जो कैजुअल नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, वहां पे क्या होती है स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होती है। ऐसे ही सेक्शन 194 बी में क्या है आपकी स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होगी, और जो आपकी ये इनकम है वो फुल्ली अमाउंट 30% के रेट से टैक्सेबल होगी, प्लस उस पे सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन से ऐड किए जाएंगे। यहां तक कि आपको चैप्टर 6 80C से 80U की डिडक्शंस भी नहीं दी जाएगी। तो इसको पढ़ते हुए कहते हैं नो डिडक्शन एक्सपेंडिचर इज अलाउड फ्रॉम सच इनकम। अगर कोई आपका डिडक्शन है या एक्सपेंडिचर है इससे रिलेटेड तो उसको आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 or 80D or any other deduction allowance is allowed from such income. The benefit of basic exemption limit and the income tax slab rate is also not applicable. Means slab rate भी आप पे ऊपर applicable नहीं होगी। To this income, the entire amount received will be taxable at the flat rate 31.20%. It means 30% का रेट जो था जो टीडीएस रेट है या टैक्स रेट बोल सकते हैं, और 4% हेल्थ एजुकेशन से जोड़ करके 31.20 के रेट से आपका जो होगी वो टैक्सेबल होगी। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो सेक्शन 194 डबल बी पे हम बात करें।